जय जगन्नाथ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा के गार्बेज कलेक्टर्स के बारे में। किस तरीके से गार्बेज कलेक्टर इंटरनली काम करता है और हमारे जावा के प्रोग्राम्स को मेमोरी एफिशिएंट बनाता है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज डिटेल्स में किस तरीके से गार्बेज कलेक्टर इंटरनली काम करता है। और दोस्तों आखिर में मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। दोस्तों गार्बेज कलेक्टर्स तक जाने से पहले समझते हैं कि हमारा मेमोरी मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है जावा में। तो दोस्तों होता क्या है, चलिए एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे आप देखिए ना, हमारा जो मेमोरी होता है, मेमोरी मतलब यहाँ पे मैं रैम को रेफर कर रहा हूँ। मेमोरी होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक क्या होता है, एक होता है स्टैक और एक होता है हीप। ये जो स्टैक और हीप किस तरीके से हमारे मेमोरी को स्टोर करते हैं, चलिए देखते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, स्टैक में स्टोर होता है जो हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गई, मेथड्स के बारे में जो डिक्लेरेशंस हो गए, हमारे प्रोग्राम के थ्रू आउट जो भी हम लोकल वेरिएबल्स बनाते हैं वो सारे आके स्टोर रहते हैं इस पर्टिकुलर स्टैक में। लेकिन रन टाइम में जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो आके स्टोर होते हैं हीप में। स्टैक के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है, जस्ट पिछला वाला वीडियो मेरा रिकर्शन के बारे में था, वहां पे मैंने स्टैक के बारे में डिटेल में समझाया है, तो बिल्कुल वो जाके आप देखिएगा इस वीडियो के बाद। तो दोस्तों इसका मतलब यहाँ पे देखिए, मेरा एक मेथड है जिस मेथड के अंदर कुछ हमने लॉजिक लिख रखा है और कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रखे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो। यहाँ पे मैंने एक प्रिमिटिव इंट डिक्लेयर कर रखा है, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है और यहाँ पे मैंने एक पर्सन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रखा है। तो होगा क्या, इस मेथड का जब एक फ्रेम बनेगा उस स्टैक में जाके, ये जो लोकल वेरिएबल्स हैं जो कि रेफरेंसेस हैं वो बनेंगे हमारे स्टैक में, और ये जो हमारा रन टाइम में एक ऑब्जेक्ट बना वो जाके बनेगा हमारे हीप। तो यहाँ पे चलिए फोकस करते हैं हीप पे, क्योंकि गार्बेज कलेक्टर जो है मेनली हीप एरिया में काम कर रहा होता है। तो दोस्तों समझ लीजिए, यहाँ पे मेरा एक वेरिएबल है जिसका नाम है ए, ठीक है। यहाँ पे मेरा है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो होता क्या है, ये जो ए वेरिएबल है ना, इस ऑब्जेक्ट का जो मेमोरी एड्रेस है उसको ऐसे रेफर कर रहा होता है, ठीक है। जब भी मैं ये ए वेरिएबल को यूज करता हूँ, इसके अंदर के ऑब्जेक्ट को यूज करता हूँ, वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होता है और इसके वेरिएबल्स को मैं जो भी एक्सेस कर रहा होता हूँ। तो होता क्या है, सपोज ये जो मेथड है मेरा एग्जीक्यूट हो गया, इसके जो लॉजिक है सारे वो ऑपरेट हो गए और खत्म हो गया हमारा मेथड, और मेथड हमारा रिटर्न हो गया। तो होगा क्या, उसके जो लोकल वेरिएबल्स थे, जो भी हमारे रेफरेंसेस थे, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था वो जाके कहां पे बना था, वो बना था हीप में। तो वहां से वो डीएलोकेट नहीं होता है। उसको डीएलोकेट कौन करता है, वो करता है गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर उसको किस तरीके से डीएलोकेट करता है, ये समझ लीजिए। शॉर्ट में क्या होता है कि गार्बेज कलेक्टर चेक करता रहता है हीप में कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका कोई भी रेफरेंस अभी भी नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा एक वेरिएबल नहीं है जो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा हो। अगर उसने देखा ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अबेंडन्ड है, मतलब कोई भी इसको अभी भी रेफर कर नहीं रहा है, तो मतलब ये एक डेड ऑब्जेक्ट है। इसको क्या करेगा गार्बेज कलेक्टर, डीएलोकेट कर देगा, इस पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस को वो रिलीज कर देगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है दोस्तों, गार्बेज कलेक्टर इतनी इजीली इस सब चीजों को नहीं करता है। चलिए थोड़ा सा इन डेप्थ में चलते हैं और देखते हैं कि गार्बेज कलेक्टर इंटरनली किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे फोकस करते हैं हीप मेमोरी के, थोड़ा इन डेप्थ चलते हैं, देखते हैं कि हीप मेमोरी किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है और गार्बेज कलेक्टर उन सब चीजों पे किस तरीके से एग्जैक्टली काम करता है। तो दोस्तों होता क्या है, आप समझ लीजिए, गार्बेज कलेक्टर एक ऐसी एक सर्विस है जो आके टाइम पे चेक करता रहता है हमारी मेमोरी को कि कौन सा जो मेमोरी है वो डीएलोकेट करना है। वो पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस जो है कहीं पे कोई उसको पॉइंट नहीं कर रहा है, मतलब वो एक डेड ऑब्जेक्ट हो सकता है। डेड ऑब्जेक्ट मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कोई भी अभी रेफर नहीं कर रहा है, मतलब वो यूजेबल नहीं है। तो दोस्तों होता क्या है ना, हीप मेमोरी हमारी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। सपोज समझ लीजिए, एक होता है यंग जनरेशन, एक होता है ओल्ड जनरेशन और एक होता है परमानेंट जनरेशन। इस परमानेंट जनरेशन को ज्यादा हमारा महत्व मिला जावा 8 के बाद, उसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। चलिए फोकस करते हैं यंग पे पहले। यंग में क्या होता है ना, आप थोड़ा इन डेप्थ चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। यंग में ना आप समझ लीजिए एक दो तरीके के हमारे टाइप होते हैं, एक होता है एडन और एक होता है सर्वाइवर्स। तो अभी क्या होता है, जब भी हमारा एक इनिशियली एक ऑब्जेक्ट बनता है, सपोज एक नया ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा एक पर्सन क्लास था, उस पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू पर्सन। तो होगा क्या ना, न्यू पर्सन का जो ऑब्जेक्ट है वो आके बनेगा किधर, इस पर्टिकुलर ईडन एरिया में। तो यहाँ पे वो इनिशियली बना, ऐसे ही हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए, वो आके बने इस जगह पे। होगा क्या, जब गार्बेज कलेक्टर का एक साइकिल चलेगा, वो आके देखेगा कि कहाँ पे अभी कुछ ऐसा मेमोरी है जिसको मुझे डीएलोकेट करना है। उसके एल्गोरिथम
एल्गोरिदम्स दोस्तों बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ चलते हैं, बहुत कुछ इंटरनली मैकेनिज्म्स लगे हुए होते हैं, उसको हम इजी वे में समझ रहे हैं कि किस तरीके से वो काम करता है ओवरऑल। तो अभी क्या होगा, वो यहाँ पे आके स्कैन करेगा, वो देखेगा कौन सा जो पर्टिकुलर मेमोरी है जो मुझे रिलीज करना है। ये जो स्कैनिंग के एल्गोरिथम्स बहुत सारे हो सकते हैं। बेसिकली आप समझ लीजिए ये चेक करता है कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है एक्सेसिबल है, कहीं पे वो यूज हो रहा है या नहीं। तो समझ लीजिए यहाँ पे एक एल्गोरिथम चलता है जिसको हम बोलते हैं मार्क एंड स्वीप एल्गोरिथम। वो क्या होता है, पहले वो क्या करता है, स्कैन करते हुए चेक करता है कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो अभी अलाइव है, मतलब वो पर्टिकुलर जो मेमोरी लोकेशन है कहीं पे यूज हो रहा है। अगर वो कहीं पे यूज हुआ तो उसको वो मार्क करता है एज अलाइव। सपोज समझ लेते हैं ये पर्टिकुलर जो है वो मार्क किया हमने एज अलाइव, इसको मैंने टिक मार्क दे दिया। इसका मतलब उसने मार्क किया ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अलाइव है, लेकिन ये पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं पे अभी यूज नहीं हो रहा है, मतलब ये डेड ऑब्जेक्ट है। उसके बाद वो क्या करेगा, स्वीप करेगा। स्वीप मतलब जिस चीज को हमने मार्क कर रखा है उसको छोड़ के बाकी सबको वो स्वीप कर देगा, मतलब उनको रिमूव कर देगा उस पर्टिकुलर एरिया से, मतलब उसको डीएलोकेट कर देगा। कोई भी अलग हमारा प्रोग्राम या थ्रेड आएगा तो उस पर्टिकुलर मेमोरी को वो अभी यूज कर सकता है। अभी क्या हुआ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो हमारे ईडन में चल रहा है, सर्वाइवर्स का मतलब क्या। इसका मतलब ये जो हमारे ईडन में जो हमारे वेरिएबल्स जो बच गए, जो हमारे अलाइव में बच गए, गार्बेज कलेक्टर का जब साइकिल्स चल रहे होंगे ना, वो चेक करेगा कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो कि मल्टीपल साइकिल्स को भी सर्वाइव कर चुका है। दैट मींस ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट स्टिल यूज हो रहा है, मतलब ये लॉन्ग लिव्ड ऑब्जेक्ट है। तो वो क्या करेगा ना, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा के डाल देगा हमारी सर्वाइवर्स के कैटेगरी में। अभी क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से हटके आ गया यहाँ पे, मतलब ये सर्वाइव कर चुका है बहुत सारी जीसी साइकिल्स, जीसी यानी गार्बेज कलेक्टर। इस तरीके से हमारी यंग जनरेशन में ये पर्टिकुलर साइकिल चलता रहेगा। अभी क्या होगा ना, ये जो हमारा यंग जनरेशन में जो गार्बेज कलेक्टर चलता है इसको हम बोलते हैं माइनर गार्बेज कलेक्टर। तो माइनर गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, ये चीजें चेक करेगा मार्क एंड स्वीप एल्गोरिथम के थ्रू, इस सब चीजों को वो कैटेगराइज करता जाएगा। अभी आप देखिए जब वो कैटेगराइज करता गया, ईडन से लाके सपोज उसने सर्वाइवर कैटेगरी में उसको डाला। अभी क्या होगा, जब सर्वाइवर कैटेगरी में वो बार बार देखा कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट बहुत बार सर्वाइव कर चुका है, मतलब वो इधर भी बहुत बार रुक चुका है, मतलब ये एक और थोड़ा सा लॉन्ग लिव्ड ऑब्जेक्ट है, तब वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लाके डाल देगा हमारे ओल्ड जनरेशन हीप में। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, ओल्ड जनरेशन हीप। तो ओल्ड जनरेशन मतलब ये हमारी जो यंग जनरेशन को सर्वाइव कर चुका है, मतलब यहाँ से भी बहुत टाइम तक वो डिलीट नहीं हुआ, मतलब वो लॉन्ग टर्म तक यूज हो रहा है, तो इसलिए उसको हमने डाल दिया ओल्ड जनरेशन हीप में। तो दोस्तों हुआ क्या, अभी हमारा जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो आके रह गया कहाँ, ओल्ड जनरेशन में। आई होप आप समझ गए होंगे कि यंग जनरेशन किस तरीके से काम करता है। वहां पे चलता है माइनर जीसी, माइनर गार्बेज कलेक्टर, वो आके साइकिल में देखता रहता है और उनको मार्क एंड स्वीप एल्गोरिथम के द्वारा छांटता रहता है कि किसको ईडन से लेकर के सर्वाइवर में डालना है, किसको सर्वाइवर से लेकर के ओल्ड जनरेशन में डालना है। अभी ओल्ड जनरेशन में एक और हमारा गार्बेज कलेक्टर चलता है जो कि हमारा मेन गार्बेज कलेक्टर है, जिसको हम मेजर गार्बेज कलेक्टर भी बोलते हैं। तो वो गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, इधर भी वो स्कैन करेगा, चेक करेगा कि इसमें ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटीज और ज्यादा होती है, थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिव टास्क होता है। वो और डिटेल में चेक करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट यूज में है, कौन सा ऑब्जेक्ट यूज में नहीं है। उसके बेसिस पे वो इन सब को भी डीएलोकेट करता जाएगा और चेक करेगा कि कौन सा यूज नहीं है, उसको वो डीएलोकेट करेगा कि कोई और आके इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को यूज कर सके। तो दोस्तों अभी परमानेंट जनरेशन का क्या, परमानेंट जनरेशन में आके होता क्या है, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, हमारे जो क्लास के डेफिनेशंस होते हैं, जो कि वो चीजें लॉन्ग लास्टिंग होने वाली हैं, वो कभी भी अभी डिस्ट्रॉय नहीं होने वाली है, वो चीजें आके रहती है परमानेंट जनरेशन वाले हीप में। तो दोस्तों ये सब चीजें जो हमने देखी, ये सब चीजों को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं JVM के द्वारा। जब भी हमारा जावा का एप्लीकेशन हम रन करेंगे, JVM में ये सब पैरामीटर्स हम दे सकते हैं। वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो एप्लीकेशन का थ्रूपुट कितना है, लेटेंसी कितना है, उसका जो एवरेज परफॉर्मेंस कितना है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि गार्बेज कलेक्टर्स को हम किसके थ्रू रन करना चाहते हैं, किस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। और गार्बेज कलेक्टर इंटरनली बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ चलता है, ये हम ओवरऑली हम समझे किस तरीके से यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, ये सब चीजें काम करती है। तो दोस्तों गार्बेज कलेक्टर यूज करना ही क्यों है, आप समझ गए होंगे कि क्यों यूज करना है। क्योंकि जब हमारा गार्बेज कलेक्टर नहीं चलेगा, क्या होगा, हमारे जो अननोन ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, वो हमारी अबंडन हो चुके हैं, मतलब वो डेड हो चुके हैं, स्टिल वो मेमोरी में एलोकेटेड होकर रहेंगे। वो नेक्स्ट टाइम कोई थ्रेड आएगा ना, उस पर्टिकुलर जगह को यूज नहीं कर पाएगा। गार्बेज कलेक्टर इसी चीज को बहुत हेल्प करता है। वो क्या करता है, मेमोरी को क्लीन करता रहता है। तो हमारे जो न्यू थ्रेड्स बनते हैं ना, वो उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को यूज कर सकते हैं, इसलिए हमारी जो मेमोरी लीक की इशू कभी नहीं आती है। बहुत ही एफिशिएंट बना देता है हमारे जावा प्रोग्राम को गार्बेज कलेक्टर, इसलिए वो हमारी प्रोग्राम का बहुत ही जरूरी एलिमेंट होता है। दोस्तों एक और टर्म होता है गार्बेज कलेक्टर्स के कॉन्सेप्ट में, जिसको हम बोलते हैं स्टॉप द वर्ल्ड। मतलब उसमें होता क्या है, जब भी गार्बेज कलेक्टर हमारा रन कर रहा होता है, उस वक्त
हमारा जो एप्लीकेशन की जो भी थ्रेड्स होती है ना उनको पॉज कर दिया जाता है, क्योंकि जो एफिशिएंटली गार्बेज कलेक्टर उन सब चीजों को क्लीन कर सके, उसी टाइम पे कोई इंटरफियर ना करे, उस मेमोरी को एक्सेस ना करे। ये जो स्टॉप द वर्ल्ड इवेंट है वो हर गार्बेज कलेक्टर पे नहीं चलता है। हमारे अलग अलग टाइप के गार्बेज कलेक्टर होते हैं, सीरियल होता है, पैरेलल होता है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन से टाइप पे ये चीज चलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कंकरेंट गार्बेज कलेक्टर्स भी होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, सिस्टम पॉज नहीं होता है, वो कंकरेंटली उन सब चीजों को करता रहता है, क्लीन करता रहता है और हमारा सिस्टम भी चलता रहता है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि गार्बेज कलेक्टर के किस तरीके से एल्गोरिथम्स होते हैं और कौन से एल्गोरिथम्स किस तरीके से काम करते हैं। पहला जो है वो है सीरियल गार्बेज कलेक्टर। वो करता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एक सिंगल थ्रेड होता है जो कि जाके हमारा जो गार्बेज कलेक्टर का काम कर रहा होता है। उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो STW है, स्टॉप द वर्ल्ड इवेंट होता है, वो ट्रिगर होता है। जब तक वो रिलीज नहीं हो जाता हमारे एप्लीकेशंस के सारे थ्रेड्स पॉज्ड रहते हैं। इससे पता ही चल रहा है कि हमारे सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है इस चीज से बहुत डाउन होता है। उस टाइम तक हमारा एप्लीकेशन चल नहीं रहा होता है, गार्बेज कलेक्टर जब तक उसको क्लीन ना कर दे। ये कब काम आएगा, हमारा अगर एप्लीकेशन बहुत ही छोटा है, उसमें इतने सारे ऑब्जेक्ट्स रहने नहीं वाले हैं, रिक्वायरमेंट बहुत ही छोटा है, उसमें इतना ज्यादा लेटेंसी का हमारा जो फोकस नहीं है कि हाँ थोड़ा सा स्लो होगा तो भी चल जाएगा, उन सब चीजों में ये बहुत काम आ जाता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा गार्बेज कलेक्टर का एल्गोरिथम जो कि होता है पैरेलल गार्बेज कलेक्टर। वो क्या करता है, ये सेम चीज को ही ऑपरेट कर रहा होता है, लेकिन ये जो सिंगल थ्रेड की जगह मल्टीपल थ्रेड्स के थ्रू कर रहा होता है, तो काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, इसलिए हमारा जो ज्यादा वेट टाइम नहीं बढ़ता, जो पॉज टाइम होता है ना वो ज्यादा नहीं बढ़ता। नेक्स्ट दोस्तों आ गया हमारा कंकरेंट मार्क एंड स्वीप गार्बेज कलेक्टर, जिसको हम CMS भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या करता है दोस्तों, हमारे जो एप्लीकेशन को कंकरेंटली चलने के लिए बहुत हेल्प करता है। ये जो पॉजिंग है ना उसको बहुत मिनिमाइज कर देता है। कि क्या करता है वो, हमारे जो एप्लीकेशंस के थ्रेड चल रहे हैं ना उसी के साथ ही ये कंकरेंटली चल रहा होता है जब हमारा क्लीनिंग चल रहा होता है, तो ये बहुत ही मिनिमाइज कर देता है हमारे एप्लीकेशन के पॉज को। तो इसका जो परफॉर्मेंस होता है और बेटर हो जाता है अगर आप कंपेयर करेंगे सीरियल से या तो पैरेलल से। नेक्स्ट एक और होता है, हम जिसको बोलते हैं G1 या तो गार्बेज फर्स्ट कलेक्टर, गार्बेज कलेक्टर। ये क्या करता है ना, ये जो पर्टिकुलर एरिया है जहां से उसको क्लीन करना है, आप समझ लीजिए, वो पहले स्कैन करता है, देखता है कि कहां पे ज्यादा गार्बेज है उस पर्टिकुलर मेमोरी में, तो पहले वो उस पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करता है, वहां पे पहले क्लीन करता है। उसके बाद वो नेक्स्ट एरिया में देखता है कि जहां पे कम गार्बेज था उसके कंपैरेटिवली, तो इस हिसाब से क्या होता है, थोड़ा सा एफिशिएंट बन जाता है। इससे क्या है, हमारा जो पॉज टाइम्स होते हैं ना, जो हमारा एप्लीकेशन का थ्रेड पॉज रहता है ना, वो प्रेडिक्टेबल बन जाता है। हाँ, पता चल जाता है कि कितने टाइम तक ये पॉज होगा। और भी हमारे गार्बेज कलेक्टर्स के एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि होता है Z गार्बेज कलेक्टर या तो सेनानडोआ करके एक और गार्बेज कलेक्टर एल्गोरिथम होता है। ये भी उसी चीज को एम कर रहे होते हैं कि हमारा पॉज टाइम बहुत कम रहे, कंकरेंटली चल रहे होते हैं। ये एल्गोरिथम्स फोकस करते हैं किस एप्लीकेशंस पे, जहां पे हमारा लेटेंसी बहुत जरूरी है, कि हम चाहते हैं कि हम API को हिट करें या तो कोई भी ऑपरेशन करें बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, लेटेंसी हमें बहुत कम चाहिए। उन सब चीजों में ये गार्बेज कलेक्टर्स के एल्गोरिथम बहुत काम आते हैं। अभी आप सोचेंगे कि मैं जब जावा का प्रोग्राम रन करता हूं, मैं तो कभी ऐसा सेट नहीं करता कि कौन सा एल्गोरिथम रन हो, मेरा गार्बेज कलेक्टर किस तरीके से काम करेगा। डिफॉल्ट हमारे कुछ भी पैरामीटर सेट होते हैं। जब आपका एप्लीकेशन बड़ा हो जाता है, आप चाहते हैं कि मैं उसको कॉन्फ़िगर करूं, मैं चाहता हूं कि इस तरीके से हमारा गार्बेज कलेक्टर काम करे, तब हम उसको JVM के पैरामीटर्स के थ्रू डिसाइड करते हैं या तो कॉन्फ़िगर करते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम यूज होना चाहिए। अभी आ गया दोस्तों टाइम बोनस टिप का। बोनस टिप ये है, अगर आप कोई ऐसा बड़ा एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं जहां पे आपको चेक करना है कि क्या मेरा गार्बेज कलेक्टर सही से काम कर रहा है, मैं मॉनिटर करना चाहता हूं या तो उसको चेंज करूंगा, किस बेसिस पे मैं देखूंगा कि किस तरीके से गार्बेज कलेक्टर काम कर रहा है, तो सही से डिलीट कर रहा है कि नहीं, हमारा एप्लीकेशन स्लो हो रहा है क्या, इन सब चीजों को मॉनिटर करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं जावा मिशन कंट्रोल, या तो आप यूज कर सकते हैं विजुअल VM। दोनों टूल्स को आप यूज करिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका जो रिजल्ट है किस तरीके से रहा। तो दोस्तों हमने देखा कि गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, अगर नहीं होता तो क्या होता, किस तरीके से हमारे जावा प्रोग्राम्स को वो एफिशिएंट बनाने के लिए बहुत हेल्प करता है, किस तरीके से इंटरनली वो काम करता है, हीप मेमोरी को वो किस तरीके से सेग्रीगेट करता है यंग, ओल्ड और परमानेंट जनरेशन के साथ, और वहां से वो किस तरीके से काम करके हमारे जो ऑब्जेक्ट्स को वो रिमूव कर रहा होता है जो कि हमारे अनयूज्ड है या तो डेड है। ये इन डिटेल में अगर जाएं इंप्लीमेंटेशन लेवल पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत कुछ चीजें उसमें चल रही होती है और ये स्मार्टली बहुत कुछ चीजों को अपने आप ही हैंडल कर रहा होता है। आप अपने प्रोग्राम में जाके गार्बेज कलेक्टर की जो सेटिंग्स है उसको चेंज करके देखिए कि किस तरीके से आपके प्रोग्राम में वो इंपैक्ट डाल रहा है। मुझे जाके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किस तरीके से आपका जो एप्लीकेशन है या तो बेहतर हुआ या तो थोड़ा सा स्लो हो गया। बिल्कुल मुझे जाके आप बताइए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि गार्बेज कलेक्टर इंटरनली किस तरीके से काम करता है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है आप मुझे बिल्कुल जाके कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बना के लाऊं नेक्स्ट, तो वो भी मुझे जाके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए कोड करते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।